सो हेलो बेटा, ये अभी हमारा पार्ट 2 है हाइड्रोकार्बन के क्वेश्चन आंसर्स का। एक्चुअली पार्ट 1 में मैंने यहाँ पर कुछ 6-7 क्वेश्चन तक कवर अप किया है। मैं अभी 7th क्वेश्चन से ऑनवर्ड स्टार्ट ले रहा हूँ। ठीक है, तो आ जाओ फटाफट। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ विल यू कन्वर्ट द मिथाइल ब्रोमाइड टू इथेन। सो बच्चा, अगर मैं मिथाइल ब्रोमाइड उठाता हूँ तो पहला क्वेश्चन है मिथाइल ब्रोमाइड होता कौन है। बेटा मिथाइल ब्रोमाइड होता है मिथाइल के साथ ब्रोमीन, मिथाइल के साथ ब्रोमीन, और उससे बनाना है इथेन। इथेन बेटा 2 कार्बन का मॉलिक्यूल हो गया। ठीक है, सो मेरी बात जरा वर्कआउट करना बेटा। जब किसी कंपाउंड में एक कार्बन प्रेजेंट हो और उससे मुझे कार्बन एटम्स को डबल करना हो तो वुड्स रिएक्शन काम आता है ना। आओ इस बहाने वुड्स रिएक्शन दोबारा याद करें। वुड्स रिएक्शन जब भी कवर अप करना है, सो क्या याद करना होता है वुड्स रिएक्शन के लिए, ध्यान दो। वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन रटा हुआ होना चाहिए। RX यानी एल्काइल हाइड, जो कि ये रहा। ठीक है, एल्काइल हाइड, दिस वाज द एल्काइल हाइड। एल्काइल हाइड में बच्चों ने क्या करना है, 2Na ड्राई ईथर। और हमने क्या पढ़ा हुआ है, इसके भी 2 मॉलिक्यूल उठा लेना। NaX बन के बाहर, ये 2 आर चेन एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। सो आप नोटिस करो, जो पीछे आर चेन होती है वो डबल हो जाती है, तभी तो इथेन बनेगा। सो क्या करेंगे, आंसर 7 करने के लिए स्टूडेंट क्या करेगा, CH3Br 2Na ड्राई ईथर 2 मोल एंड यू विल गेट इथेन। नेक्स्ट वन, हाउ 8th क्वेश्चन है बेटा, कैरी आउट द कन्वर्जन। इथेनोइक एसिड से बनाना है मिथेन। बच्चा इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड है CH3COH, इससे चाहिए मिथेन। देखो आपको नंबर ऑफ कार्बन गिराने हैं। और दूसरी एक और बात, हमने अभी पीछे पिछले वाले पार्ट में पढ़ा था कि कार्बोक्सिलिक एसिड हटाना होगा यहां से। अब कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे हटाएंगे सर, ये क्या करना है, उसको कहते थे डीकार्बोक्सिलेशन। अब डीकार्बोक्सिलेशन कैसे होती थी, स्टूडेंट ने CH3COOH उठाना है। ठीक है, इसके अंदर आप क्या करेंगे, कॉल्बे सॉरी सोडा लाइम रिएक्शन, NaOH प्लस CaO इन द रेशियो ऑफ 3:1। लेकिन इसमें एक इशू था बेटा, कॉल्बे सॉरी डीकार्बोक्सिलेशन शुरू करते हुए सबसे पहले इसको सॉल्ट बनाना होता है Na का, तो मुझे यहां पे हटाना पड़ेगा इसको, ये स्टेप। सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, मुझे सबसे पहले CH3COOH में पहले Na ऐड करना है और इसको पहले सोडियम सॉल्ट में कन्वर्ट करना है। उसके बाद NaOH और CaO इन द रेशियो ऑफ 3:1। अब क्या करोगे आप इससे, देखो क्या करोगे, ये Na2CO3 गायब, ये Na2CO3 गायब। जैसे ये गायब होगा तो NaH का NaOH का जो H था वो CH3 को वापस मिल जाएगा, यू विल गेट मिथेन। यही बनाना था। ठीक है, 9th क्वेश्चन, गिव ए ब्रीफ अकाउंट फॉर द स्टेटमेंट एन पेंटेन हैज ग्रेटर बॉइलिंग पॉइंट देन द नियोपेंटेन। आ जाओ इस बहाने याद करें पूरी टर्म को। देखो भाई, बच्चे ने याद रखना होता है कि जो सरफेस एरिया वाला कॉन्सेप्ट था ना, वही अप्लाई करना है। तो मैं एक बार दोबारा उसको याद करवाता हूं आप लोगों को। बॉइलिंग पॉइंट के बारे में जब भी बेटा आप लोगों की बात होगी तो मेरी एक छोटी सी बात हमेशा के लिए लर्न रखना। क्या, सुनो, सर ने कहा था, पहला पॉइंट, सर ने कहा था जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ेंगे अगर, वैसे वैसे सरफेस एरिया जो कांटेक्ट में होता है वो बढ़ जाता है। सरफेस एरिया बढ़ेगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ वॉन्डरवॉल फोर्सेस बढ़ेगा, और जिससे हमारा बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करता है। तो ये एक तो ये क्रोनोलॉजी ध्यान रखना भैया, ये मैटर करती है। दूसरा बेटा पॉइंट याद रखना है, जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती है, ब्रांच वाले कार्बन बढ़ते हैं, वैसे वैसे कांटेक्ट में आने वाला सरफेस एरिया गिर जाता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वॉन्डरवॉल फोर्सेस गिर जाता है, एंड अल्टीमेटली बॉइलिंग पॉइंट गिर जाता है। तो स्टूडेंट ने क्या ध्यान रखना है, ध्यान से सुनना। स्टूडेंट ध्यान रखेगा कि सर क्वेश्चन पूछ रहे हैं एन पेंटेन और नियो पेंटेन के बारे में। ठीक है, तो अगर टीचर एन पेंटेन के बारे में बात करता है बच्चों, तो एन पेंटेन इज दिस 5, और नियो पेंटेन इज बेटा दिस। तो आप समझो सर ने क्या कहा था, सर ने कहा था जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी, ब्रांचिंग बढ़ गई है, वैसे वैसे कांटेक्ट में आने वाला सरफेस एरिया घट जाता है। तो मतलब यार, इसका कांटेक्ट में आने वाला सरफेस एरिया ज्यादा, इसका सरफेस एरिया कम, और सरफेस एरिया पे सारे प्रोपोर्शनल होते हैं।
सरफेस एरिया गिरेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वन डबल फोर्सेस गिरेगा और बॉइलिंग पॉइंट गिरेगा। तो इसलिए उसने पूछा था जस्टिफाई करो इस बात को कि एन पेंटेन का बॉइलिंग पॉइंट बड़ा है, तो आप कैसे बताओगे? एन पेंटेन का सरफेस एरिया कंपैरेटिवली ज्यादा, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वन ओवर फोर्सेस ज्यादा, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। सिंपल कहानी याद रखनी है, कोई बड़ा कॉल नहीं है, ठीक है। आगे चलो, 10th क्वेश्चन। हाउ डू यू अकाउंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इथेन ड्यूरिंग द क्लोरीनेशन ऑफ मिथेन? बहुत बढ़िया यार, इस बहाने में आप लोगों को क्लोरीनेशन पढ़ा पाऊंगा अच्छे से। सुनो, पहले यहाँ पे पढ़ते हैं क्लोरीनेशन था क्या, फिर मैं आपको उसका मैकेनिज्म थोड़ा सा आधा पढ़ाऊंगा अभी राइट नाउ इस क्वेश्चन के लिए। देखो बच्चा, क्या करना है, ध्यान से सुनना। यहां पे डिस्कस करने जा रहे हैं, इट इज क्लोरीनेशन ऑफ मिथेन। क्लोरीनेशन ऑफ मिथेन क्या कहने की कोशिश करता है, देखना जरा ध्यान से। बेटा क्लोरीनेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बच्चों ने याद रखनी है कि जैसे ये मिथेन है, अगर आप इसका क्लोरीनेशन करना चाहते हो तो आपको Cl2 सनलाइट इंट्रोड्यूस करना है बेटा, और ये एक HCl, एक यहां से H गया, एक यहां से Cl गया, HCl बाहर, ठीक है, और जो एक Cl है वो इसको मिल जाएगा, दैट विल बिकम CH3Cl, सॉरी, दैट विल बिकम CH3Cl। आपको ध्यान रखना है कि जो सर बात कर रहे हैं वो इस रिएक्शन की बेसिकली हम बात कर रहे हैं, इस रिएक्शन की बेसिकली बात कर रहे हैं, जिसमें हम चाहते हैं कि रिएक्शन हमें समझ में आ जाए अच्छे से, इसी को क्लोरीनेशन कहते हैं बेटा, ठीक है। सो लेट्स गो फॉर दिस, इसके बारे में बात कर रहे हैं। अब इस रिएक्शन को अगर आप मैकेनिज्म वाइज समझोगे तो क्या समझोगे, देखो, इसका सबसे पहले फर्स्ट स्टेप जिसको कहते हैं हम चेन इनिशिएटिंग स्टेप, इनिशिएटिंग स्टेप, ये इनिशिएटिंग स्टेप क्या समझाता है, ध्यान देना। इनिशिएटिंग स्टेप समझाता है बेटा कि जैसे मान लीजिए आपके पास क्लोरीन गैस थी, स्टूडेंट ने याद रखना है क्लोरीन गैस को जैसे ही सनलाइट में ऐड करते हैं बेटा वो होमोलिटिकली टूट जाती है। होमोलिटिकली टूटने का मतलब होता है इनको एक एक इलेक्ट्रॉन वापस मिलेगा एंड दे विल जस्ट बिकम रेडिकल्स। दो सिंपल क्लोरीन के रेडिकल्स आप लोगों को मिल जाएंगे बेटा, ठीक है, ये दो सिंपल क्लोरीन के रेडिकल्स आपको मिल जाएंगे। अब जैसे ही ये रेडिकल्स बनते हैं तो ये आगे जाकर, जैसे मान लीजिए आपके पास मिथेन गैस अवेलेबल है बेटा, तो मिथेन को भी रेडिकलाइज करते हैं, क्योंकि रेडिकल खुद में अनस्टेबल होते हैं तो वो दूसरों से स्टेबिलिटी गेन करने के चक्कर में पहले उनको रेडिकलाइज कर देते हैं। तो आपको क्या मिलेगा थोड़ी देर बाद, अब ये खुद रेडिकल था, इन सबको भी रेडिकल कर देगा, तो इसकी वजह से आपको CH3 का रेडिकल और आगे जाकर फिर H का रेडिकल मिल जाएगा। अब इस क्वेश्चन को समझते हैं, क्या कह रहा था क्वेश्चन, कह रहा था हाउ डू यू अकाउंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द इथेन ड्यूरिंग द क्लोरीनेशन ऑफ मिथेन। कहता है इथेन कहां, अब बच्चा एक बात सुनो, इस रिएक्शन में इथेन तो कोई बना ही नहीं है, और टीचर कह रहा है इसमें इथेन बनता है, ये बात कैसे जस्टिफाई करोगे? तो भाई कैसे जस्टिफाई करेंगे, जरा देखो बच्चा लोग, कौन कौन से रेडिकल्स इस रास्ते में बन गए हैं, जरा इस बात पे गौर करो। रेडिकल्स कौन कौन से रेडिकल्स बने, पहला CH3 का रेडिकल दिख रहा है अपने को, दूसरा H का रेडिकल दिख रहा है अपने को, तीसरा Cl2 का Cl का रेडिकल दिख रहा है। बच्चा अब रेडिकल को थोड़ी पता है कि मुझे कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, कोई भी रेडिकल किसी के साथ भी जाके रिएक्ट कर सकता है। तो एक मिनट के लिए सोचो, अगर मैं आपको कहूं ये CH3 का रेडिकल सबके साथ जा सकता है, CH3 का रेडिकल H के साथ जा सकता है, मिथेन दोबारा रिक्रिएट हो सकती है, मिथेन दोबारा रिक्रिएट हो सकती है, हमारा प्रोडक्ट तो नहीं बना, तो मिथेन का बनना प्रोडक्ट क्यों मानूं? फिर HCl के साथ रेडिकलाइज हो सकता है, बिल्कुल सर HCl बनता है सर। दूसरी चीज सर CH3Cl के साथ रेडिकलाइज कर सकता है, बिल्कुल सर, ये रहा। अब एक और पॉसिबिलिटी भी तो है, हो सकता है सर CH का रेडिकल CH के रेडिकल के साथ ही जुड़ जाए, तब हमारे पास एक और स्ट्रक्चर नया निकल के आता है सर, इथेन। तो आप टीचर को इस क्वेश्चन में जस्टिफाई करोगे कि रास्ते में इतने रेडिकल बनते हैं इस रिएक्शन के अंदर, और उस रेडिकलाइज फॉर्मेशन के अंदर अगर CH3 का एक रेडिकल दूसरे CH3 रेडिकल के साथ जुड़ जाए, दैट कैन मेक इथेन फॉर अस, ठीक है, वो हमारे लिए ऐसा इथेन क्रिएट करके दे सकता है बच्चा लोग। फाइन, आगे चलते हैं, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू यू अकाउंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इथेन ड्यूरिंग क्लोरीनेशन ऑफ इथेन। सो वी हैव डन दैट। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट। इसको तो बल्कि ज्यादा टाइम दो ही मत, इधर आओ जरा बेटा। पेंटेन 5 कार्बन नॉर्मल, 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन, फिर बेटा 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। किसी बच्चे ने अगर सच में ये चैप्टर थोड़ा बहुत भी लर्न किया है अगर, तो तुम्हें एक मजेदार बात बताऊं बेटा, हमने अभी पीछे बात करी थी सरफेस एरिया के बारे में, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे, सरफेस एरिया, मैग्नीट्यूड, वन ओवर फोर्सेस एंड बॉइलिंग पॉइंट। फिर मैंने कहा था ब्रांचिंग बढ़ेगी तो सरफेस एरिया घट जाएगा, इधर आओ जरा।
ब्रांचिंग बढ़ रही है, सरफेस एरिया घट जाएगा, ब्रांचिंग बढ़ रही है, सरफेस एरिया घट जाएगा। तो सबसे कम ब्रांचिंग किसके पास है? इसके पास है, तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसका, फिर इसका, फिर इसका। बाय दैट सेम कॉन्सेप्ट बच्चा, बाय दैट सेम कॉन्सेप्ट। फाइन, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बच्चा लोग हमारे पास क्वेश्चन, राइट द स्ट्रक्चर एंड नेम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड इन द रिएक्शन ऑफ सोडियम विद अ मिक्सचर ऑफ 1 आइडो 2 मिथाइल प्रोपेन एंड 2 आइडो प्रोपेन। बच्चा एक बात सोचते हैं पहले, एक्चुअली वुड्स रिएक्शन के अंदर ना, अभी पीछे भी हमने बात करी थी एक जगह वुड्स की, हमने बात करा था कि RX 2Na ड्राई ईथर और ये लोग मिलकर फर्दर प्रोसीड करते हैं और इथेन मतलब जितने भी कार्बन आपके पास हो उससे डबल कार्बन एटम बना के दे देता है, ऐसा हमने बात करी थी। लेकिन तुम्हें एक इंटरेस्टिंग बात और बताऊं, अगर तुम लोग समझो मजेदार तरीके से, देखो एक बात मेरी याद रखना, स्टूडेंट अगर एक RX चेन लेता है और उसमें वो Na और ड्राई ईथर इंट्रोड्यूस करता है, तो इसके दो मोल्स होते हैं, दे विल रिएक्ट विद ईच अदर एंड दे विल मेक आर आर बना देते हैं, मतलब ये इटसेल्फ रिएक्ट कर देता है आराम से और डबल हो जाते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। लेकिन अगर मैं तुम लोगों को कहूं कि बेटा कुछ ऐसा हो रहा है, लाइक एक RX, एक R-X और इनको मैं Na, बहुत सारे Na एटम्स के साथ मिला दूं और बेटा मैं ड्राई ईथर भी इंट्रोड्यूस कर दूं, तो क्या हो सकता है सर? बच्चा बहुत आसान है, क्या होगा इस बार? ये R अपने साथ जा सकता है, इसलिए पहला पॉसिबल प्रोडक्ट ये इटसेल्फ कर सकता है, तो R R बन सकता है। दूसरी चीज बेटा, ये भी इटसेल्फ जा सकता है, वी कैन हैव R डैश R डैश, फिर हो सकता है ये आपस में जुड़ जाए, तो तीन प्रोडक्ट्स R डैश और R, तीन प्रोडक्ट बन सकते हैं बेटा इस केस में, इटसेल्फ भी और साथ वाले के साथ भी। बट फिर वही प्रॉब्लम आती है, तीन चार प्रोडक्ट बन जाते हैं तो उनमें से एक को सेपरेट आउट करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम लोग ये नाम दे देते हैं टीचर्स कि भैया इसको सेपरेट आउट करना बड़ा मुश्किल है, इसलिए लेट्स नॉट गो फॉर दिस, कि भैया मुश्किल हो गया ना सेपरेट आउट करना, एक मेरे को सिर्फ इसमें से एक ही प्रोडक्ट चाहिए, मान लीजिए ये वाला चाहिए पहले वाला, तो अगर मुझे पहले वाला प्रोडक्ट चाहिए तो मुझे बहुत हिम्मत दिखानी पड़ेगी, मुझे फिर केमिकल प्रोसेस करने पड़ेगी, तब जाके मैं आर को साइड कर पाऊंगा, बिकम्स डिफिकल्ट। फाइन। सो क्या कॉन्सेप्ट रखना है दिमाग में कि जब भी सर दो डिफरेंट एल्काइलाइड लेंगे तो ये सेम चीज बन के सामने आ जाएगी, इसको अब यूटिलाइज करो इसमें। अब वो कह रहा है राइट द रिएक्ट स्ट्रक्चर एंड नेम ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन इन द रिएक्शन ऑफ सोडियम। अब देखो सोडियम है अपने पास और उसको रिएक्ट कर रहे हैं 1 आइडो 2 मिथाइल प्रोपेन के साथ। देखिए जरा, पहले आंसर 12 में पहला वाला कंपाउंड उठाओ, 1 आइडो 2 मिथाइल प्रोपेन, 1 आइडो 1 आइडो 2 मिथाइल, ठीक है, प्रोपेन था बेटा, तो आई थिंक मैंने एक कार्बन ज्यादा ले लिया, तो 1 आइडो 2 मिथाइल प्रोपेन। अगर मैं इसका वुड्स रिएक्शन करने जाता हूं, Na एंड बेटा ड्राई ईथर, दो एटम्स, तो क्या सीखा है हमने, ऐसे दो मॉलिक्यूल ये आर चेन अपने जैसे के साथ जुड़ जाती है, तो आप लोग क्या करो बेटा, पहले एक सेम फिर इसके साथ एक और ऐसा सेम, ये कंपाउंड बनेगा, पहला पॉसिबल प्रोडक्ट। अब दूसरा पॉसिबल प्रोडक्ट क्या होगा, सेकंड वाला उठाओ बेटा, 2 आइडोप्रोपेन, 2 आइडोप्रोपेन, 2 आइडोप्रोपेन। अब आप इसके साथ 2Na और ड्राई ईथर करते हैं बेटा अगर, तो आप क्या करेंगे, इसके दो मोल्स उठाए, दो मोल्स को आपस में जोड़ दो, याद रखना जोड़ते वहीं से जहां हेलोजन जाएगा, तो इसका हेलोजन यहां से गया, इसका हेलोजन भी यहां से गया, तो आपस में जोड़ देंगे आप इन्हें, ठीक है। तो अब ये इटसेल्फ वाला काम हो गया, ये अपने जैसों से कर गया, ये भी अपने जैसों से कर गया। तीसरा प्रोडक्ट क्या बन सकता है, ये एक दूसरे से रिएक्ट करें, सो पहले इसको उठाओ, पहला वाला प्रोडक्ट, सॉरी पहला वाला रिएक्टेंट फिर दूसरा वाला रिएक्टेंट, अब ये एक दूसरे के साथ अगर रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, फिर वही कहानी बेटा, Na ईथर 2Na ड्राई ईथर, क्या होगा सर, ये NaI बन के बाहर, आपको फाइनल प्रोडक्ट में ये चेन, ये जुड़ेगी अब उससे, इस सेंट्रलाइज्ड कार्बन से, इसके ऊपर दो कार्बन है, ये तीन प्रोडक्ट्स होंगे बेटा। तो अगर हम प्रोडक्ट्स काउंट करें तो 1 2 एंड द थर्ड वन, ये तीन प्रोडक्ट इस क्वेश्चन में बन सकते हैं। लेट्स गो फॉर द अनदर क्वेश्चन। अनदर क्वेश्चन में बेटा हमें एक तो वो कह रहा है राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। बेटा मैं अगर आप लोगों को कहूं, पीछे आईयूपीएसी की प्रैक्टिस अभी हमने बहुत करी है, तो लेट्स नॉट गो फॉर दिस राइट नाउ, टाइम बचाओ है ना, आगे चलें फटाफट।
हाउ विल यू कन्वर्ट इथीन से इथेनॉल? देखिए जरा, इथीन से बनाना है इथेनॉल, इथीन से इथेनॉल कैसे बनाएंगे सर? बेटा इथीन से इथेनॉल बनाने के लिए एक बहुत सिंप्लीफाइड वे है, हम उस पे चलते हैं, ठीक है। अगर बेटा, वैसे मैं आपको बताऊं, जब हम 12th क्लास में जाते हैं तो इसके लिए एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन भी हमारे पास होता है, बट अभी हम 11th पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं कि 11th के बच्चों ने कौन से रिएक्शंस पढ़े हुए हैं, उस पर फोकस कर रहे हैं अभी राइट नाउ, ठीक है। तो आओ जरा सुनो, सबसे पहले इसके अंदर आप लोग HBr डाल दीजिए, सिमेट्रिक कंपाउंड है तो कोई मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ नहीं लगेगा। ब्रोमीन को कहीं भी जाकर अटैक करवा दीजिए आप, तो मान लीजिए यहां पे मैंने बेटा ब्रोमीन लगवा लिया। अब ब्रोमीन को हटाकर अगर आप OH लगवाना चाहते हो तो इसका बेस्ट वे आउट होता है एक्वस KOH। ब्रोमीन को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूट करके खुद लग जाता है, इसको बाहर फेंक देता है। तो समझो CH2 पर OH लग जाएगा बेटा, और राइट साइड पे आपको प्रोड्यूस हो जाएगा CH3। फाइन, ये सिंपल सा काम है। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, ड्रॉ सिस एंड ट्रांस ऑफ दीस। तो अब बेटा धीरे धीरे एल्कीन स्टार्ट हो रहा है, तो लेट्स गो फॉर द एल्कीन नाउ। सो एल्कीन में क्या करेंगे, ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 16, ध्यान दो बच्चा, आंसर 16, ड्रॉ सिस एंड ट्रांस ऑफ दिस। बेटा कंपाउंड क्या है? CH Cl डबल बॉन्ड CH NCl। प्लीज बोर्ड पे बच्चों, जिन बच्चों को भी कोई भी डाउट होता है सिस एंड ट्रांस बनाने में, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा आप लोगों को, ठीक है। लेट्स गो, क्या करना है बच्चों, अब इस कंपाउंड में आप लोग सबसे पहले तो जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन होते हैं ना, उनको पकड़ो पहले, डबल बॉन्ड वाले कार्बन। अब ये वो कार्बन है जो डबली बॉन्डेड है, इसके ऊपर एक Cl लगा हुआ है, Cl है, उस पर भी एक Cl है, तो दो चीजें जो सेम थी उनको पहले मिनिमम डिस्टेंस पे लगा दिया एक दूसरे के साथ। ऐसे वाले केस को, जब वो मिनिमम दूरी पर होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? सिस आइसोमर। और फिर आप इन्हीं दोनों को एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट वे में लगा दीजिए, दीज आर कॉल्ड बेटा, इनको हम क्या कहते हैं बच्चा? दीज आर कॉल्ड, दीज आर कॉल्ड ट्रांस आइसोमर्स। तो इस कंपाउंड के हमने सिस और ट्रांस फॉर्म कर लिया बच्चा, ठीक है। तो दिस वाज द सिस एंड ट्रांस। फिर कह रहे हैं गिव द मेन प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन दिस। भैया आ जाओ, याद कराऊं इस क्वेश्चन को, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 17, मेन प्रोडक्ट ऑफ दिस, ये बड़ी जगह काम आएगा बेटा, ध्यान देना। रिएक्शन है CH3 कार्बन CH3 डबल बॉन्ड विद CH2, इसमें H2O डालना है इन दी प्रेजेंस ऑफ H प्लस। वैसे इसमें एक इशू है, चलो कोई बात नहीं, समझते हैं इस पॉइंट को। कोई बहुत बड़ा कॉल नहीं है, बहुत सिंप्लीफाइड सा कॉल है। पानी H प्लस की प्रेजेंस में दिमाग में मार्कोनिकॉफ की तरह चलना, नेगेटिव पार्ट विल गोज टू दैट कार्बन व्हिच कैरी लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स अक्रॉस द डबल बॉन्ड। सो व्हाट वी नीड टू डू इज, नेगेटिव पार्ट उठाओ, यहां ऊपर लगा दो, बस CH3 नेगेटिव पार्ट कम हाइड्रोजन के पास शिफ्ट कर दीजिए, दैट्स इट, दिस इज द आंसर। इसका नेगेटिव पार्ट विल गोज टू दैट कार्बन व्हिच कैरी लेस हाइड्रोजन एटम्स अक्रॉस द डबल बॉन्ड, सिंपल, कुछ नहीं करना और। फाइन, अब आगे चलते हैं जरा। अब क्या करो, क्या करो, गिव द मेन प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन दिस, इसकी तो बात हमने कर ली। अब है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द मार्कोनिकॉव्स रूल। मार्कोनिकॉव रूल कहता क्या है, देखें जरा, आसान सी तो बात थी। मैंने आप लोगों को लर्न ऐसे कराया हुआ है, मैंने बच्चों को कैसे लर्न कराया हुआ है कि बेटा 1 मिनट के लिए दिमाग में ना प्रोटीन सोचना, और इसमें 1 मिनट के लिए HBr सोचो। मैंने स्टूडेंट को क्लास में कैसे लर्न करवा रखा है, हम क्लास में ऐसे लर्न करते हैं, द नेगेटिव पार्ट विल गोज टू दैट कार्बन व्हिच कैरी लेस हाइड्रोजन एटम्स अक्रॉस द डबल बॉन्ड। हमने ऐसे लर्न करा हुआ है। फिर अगर प्रॉपर डेफिनेशन पे जाते हैं, तो नेगेटिव पार्ट को ना आप लोग न्यूक्लियोफाइल से रिप्लेस कर लीजिए, तो न्यूक्लियोफाइल विल अटैक टू दैट कार्बन व्हिच कैरी लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स अक्रॉस द डबल बॉन्ड। सो व्हाट वी डू हियर, नेगेटिव पार्ट will attack to that carbon, will attack to that carbon which carries less hydrogen atoms across the डबल बॉन्ड। ध्यान रखना, अभी इसका आगे मैकेनिज्म आएगा, वो भी डिस्कस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस हैं आगे मैकेनिज्म के। सो लेट्स गो फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 19, 19 क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल शो सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म। लेट्स गो, ट्राई करें, कौन इसमें से सिस और ट्रांस जो है वो शो कर सकता है। बेटा हमारे पास है CH3 वोल्ट वाइज,
कार्बन डबल बॉन्ड विद CH एंड देन C2H5। अच्छा मैं एक मिनट रिकॉर्डिंग चेक कर रहा हूँ। सो बेटा इसको कैसे चेक करोगे आप लोग, फिर हमने जो पीछे बात करी थी उसी पे फोकस करो जरा। स्टूडेंट क्या करे, इस डबल बॉन्ड को जरा पकड़ो, कार्बन डबल बॉन्ड विद कार्बन, फिर से 2 बार लिखो इसको, ठीक है। अब सोचना जरा मेरे साथ एक बार, इस पे 2 CH3 है, लेट्स गो फॉर इट। सर 2 CH3 है इस पे क्या हालात है सर, एक हाइड्रोजन है और एक C2H5 है। एक बात सोचो, सिस्टोट्रॉन्स कैसे बनते हैं, 2 बल्की ग्रुप पास और 2 बल्की ग्रुप दूर। बेटा अब ये 2 बल्की ग्रुप मैं चाहे इसको ऊपर शिफ्ट कर दूं तो ये 2 बल्की पास हो जाएंगे। अभी राइट नाउ ये 2 बल्की पास हैं, तो मेरे पास चांस ही नहीं बन रहा कि मैं सिस्टोट्रॉन्स यहाँ पे डेवलप कर पाऊंगा। तो इस कंपाउंड के सिस्टोट्रॉन्स हम डेवलप नहीं कर पाएंगे बच्चों, इसके नहीं डेवलप होंगे। सेकंड कौन है, C6H5, C6H5 CH डबल बॉन्ड विद CH एंड CH3, ठीक है। देखें जरा, देखो पहले कार्बन डबल बॉन्ड विद कार्बन, इन्हें उठाया। अब बेटा इसके पास एक C6H5 है, एक C6H5 है, इसके पास एक हाइड्रोजन है, इसके पास एक हाइड्रोजन है, उसके पास फिर एक हाइड्रोजन है और उसके पास एक CH3 है। एक मिनट के लिए ऐसे करा पहले, फिर मैंने एक को थोड़ा सा फ्लिप कर दिया, राइट वाले कार्बन की रोटेशन करके ऐसे कर दिया। अब स्टूडेंट क्या चेक करे जाकर, देखो बेटा जो 2 बल्की ग्रुप थे पहले वो पास पास थे तो दैट इज कॉल्ड सिस आइसोमर। फिर 2 बल्की ग्रुप एक दूसरे से दूरी पे आए, दैट विल बी द ट्रांस आइसोमर। तो दिस इज हाउ यू कैन मेक द सिस एंड ट्रांस आइसोमर। फाइन, लेट्स गो कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। बढ़िया, आंसर 20th देखना बच्चों, 20th 20th कह रहे हैं भाई CH3 CH double bond with CH2, then we have HBr, और इसके अंदर आपको एक अजीब सी चीज दिख रही होगी क्वेश्चन में, C6H5 CO होल ट्वाइस एंड O2। मैं एक बार इसको रिवाइज करूँ आपको। बच्चा लोग ये जो लिखा हुआ है ना, ये जो तुम्हें इसके ऊपर जो लिखा नजर आ रहा है ये कौन है। तो क्लास में वैसे मैंने डिस्कशन इसका किया हुआ है, तो आप लोगों को याद आ जाएगा कि क्या डिस्कशन किया हुआ है साथ में। सुनना, देखो बेटा हम लोग हमेशा से ये बात करते थे कि पेरोक्साइड की प्रेजेंस में एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगता है। फिर मैंने बच्चों को क्लास में ये बता रखा है कि पेरोक्साइड की प्रेजेंस में एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को कैसे अप्लाई करना है। ध्यान दो, ध्यान देना। जैसे पेरोक्साइड्स होते कौन है, पेरोक्साइड्स होते हैं हमारे जिनके पास, मैंने क्लास में बच्चों को बताया हुआ है कि ओ सिंगल बॉन्ड ओ लिंक्ड होता है ना, इन्हें पेरोक्साइड्स कहते हैं। तो ये जो इतना बड़ा सा ये कंपाउंड सर ने लिखा हुआ है C6H5CO होल ट्वाइस O2, ये क्या है, ये है हमारा बेंजोइल पेरोक्साइड। बेंजोइल पेरोक्साइड का स्ट्रक्चर याद रखना हमेशा बेटा, दिस इज बेंजीन C डबल बॉन्ड O एंड O, ठीक है, लिंक्ड विद O C डबल बॉन्ड O पेरोक्साइड। ये जो पूरी कहानी लिखी हुई है ना, ये वाला पेरोक्साइड है और ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। इसकी प्रेजेंस में सिंपल सिर्फ क्या करना होता है, जो तुमने लर्न नहीं किया हुआ कि पेरोक्साइड की प्रेजेंस में एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगता है, बस वही करना है यार। ये है पेरोक्साइड, इसकी प्रेजेंस में एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, नेगेटिव पार्ट विल गोस टू दैट कार्बन व्हिच कैरी लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स अक्रॉस द डबल बॉन्ड। तो स्टूडेंट क्या करेगा, HBr नेगेटिव पार्ट ब्रोमीन विल अटैक टू दैट कार्बन व्हिच कैरी लेस हाइड्रोजन एटम्स, सॉरी लेस बोलूंगा तो मार्कोनिकॉफ विल गोस टू द कार्बन एटम व्हिच कैरी मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो आंसर विल बी CH3 CH, यहाँ पे आ जाएगा 2 CH2 और कोने में लग जाएगा ब्रोमीन, दैट्स इट। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाना है बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन तो हम ऐसे ही कर देते हैं इसी शीट में, अगर तुम लोग हेल्प करो तो, क्योंकि क्वेश्चन सिंपल बात कह रहा है, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। HBr है ना, तो नेगेटिव पार्ट कहाँ चला जाएगा, देखो जरा नेगेटिव पार्ट कहाँ चला जाएगा, नेगेटिव पार्ट जाएगा जहां कम हाइड्रोजन है। क्यों सर, अबे अगर पेरोक्साइड लगा हो, पेरोक्साइड लगा हो तो कौन सा रूल लगाओगे, एंटी मार्कोनिकॉफ। नॉर्मल HBr हो तो कौन सा लगाओगे, मार्कोनिकॉफ। तो नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां लेस हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, यहाँ आके लगा देना है, सिंपल कॉल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन 22। देखो क्वेश्चन 22, द इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन फॉर्म्ड in the reaction HI, HBr, HCl is the same and the bond energy of HCl, HBr, HI is इतना 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 respectively, what will be the order of reactivity of the halogen acids।
क्या कहना चाह रहा है देखते हैं एक बार, आओ जरा। देखो भाई ये कहना क्या चाह रहा है, ये एक्चुअली तुम लोगों को ये बताना चाह रहा है कि जब आप लोग एक काम करो, है ना, आपके पास कोई भी एक सपोज करो सेम एल्कीन उठा लो एक बार, ठीक है, ये एक एल्कीन है। अब मान लो मैं आप लोगों को कहता हूं इसमें एक बार मैंने एच आई डाला, एक बार मैंने इसमें एच आई डाला, एक बार मैंने इसमें एच बी आर डाला, और फिर एक बार मैंने इसमें एच सी एल डाला। फाइन। अब ये तीनों लोग इससे रिएक्ट करने निकल रहे हैं और आप मार्कोनिकॉफ रूल लगा सकते हो। क्वेश्चन आपसे ये डिमांड कर रहा है कि रिएक्टिविटी ऑर्डर बताओ कौन जल्दी करेगा। तो मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ, आप जब मार्कोनिकॉफ रूल पढ़ते हो तो कैसे पढ़ते हो, आपके पास एच बी आर है, टूटेगा तभी तो रिएक्ट करने जाएगा। अब अगर मान लीजिए आपके पास एच आई है, अगर वो जितनी जल्दी टूट गया उतनी ही जल्दी तो रिएक्ट करने जाएगा, एल्कीन के ऊपर अटैक करने जाएगा। नेगेटिव पार्ट विल गोज टू दैट कार्बन व्हिच कैरी लेस हाइड्रोजन एटम्स। ओ भैया अटैक करने के लिए पहले टूटना जरूरी है ना, और टूटने के लिए जितनी कम एनर्जी चाहिए होगी उतना जल्दी टूट जाएगा मॉलिक्यूल, ठीक है ना। सो व्हाट वी विल डू हियर इज, अगर मॉलिक्यूल बहुत जल्दी टूट गया तो वो फटाफट अटैक करेगा। तो एक काम करते हैं बच्चा, देखो आप लोग जाके चेक करो सबसे कम एनर्जी किसकी है तोड़ने के लिए। देखो रिस्पेक्टिवली वैल्यूज हैं, एच आई की ये है, एच बी आर की है, एच सी एल की ये है, बॉन्ड एनर्जीज, नहीं सॉरी, एच सी एल की ये है, एच बी आर की ये है, और एच आई की ये है। तो आप चेक करो सबसे जल्दी, मतलब सबसे कम बॉन्ड एनर्जी किसकी है, एच आई की। इसका मतलब एच आई को सबसे कम एनर्जी देंगे तो वो जल्दी टूटेगा। बेटा जितनी जल्दी टूटेगा उतनी जल्दी जाके अटैक करेगा ना। तो क्या करना है सर, एच आई सबसे जल्दी टूटेगा, सबसे जल्दी अटैक करेगा। देन बच्चों एच बी आर, देन बच्चों एच सी एल, सिंपल कॉल, बॉन्ड एनर्जी वैल्यू से आंसर दिया हम लोगों ने। दिस इज दी बच्चा लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन एसिड्स, हेलोजन एसिड्स की ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है ये, ठीक है। चलो लेट्स गो, क्वेश्चन 23 क्या कहता है देखें। 23 क्वेश्चन, 23 क्वेश्चन कहता है ब्यूट टू इन से इथेन अल बनाना है, और उधर कह रहा है प्रोपीन से प्रोपेन टू ऑल बनाना है। आ जाओ बच्चा डिस्कस करें बढ़िया सा, आओ। 23 क्वेश्चन, 23 का फर्स्ट पार्ट देखें जरा। 23 का फर्स्ट पार्ट कहता है ब्यूट टू इन से इथेन अल, ब्यूट टू इन से इथेन अल। अरे बढ़िया, इससे तो तुम्हें वो याद कराना पड़ेगा मुझे, ओजोनोलिसिस। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, टॉपिक्स मजेदार साथ में डिस्कस हो जाएंगे। आओ लेट्स गो फॉर द ओजोनोलिसिस, मैं एक बार रिवाइज कराऊंगा आप लोग को। आओ बच्चा लोग, ओजोनोलिसिस, इस पे क्वेश्चन कंफर्म होता है हर बार, ठीक है। देखें जरा, ओजोनोलिसिस क्या कहता है कि जब भी आपके पास कोई भी एल्कीन हो, जैसे मान लीजिए मैं कितना भी स्ट्रॉन्गर या लेंथेंड एल्कीन उठाऊं बेटा मैं, जैसे ये मेरे पास एक एल्कीन है, तो स्टूडेंट ने दो बातें याद रखनी है, O3 डालते हैं और ZnH2O डालते हैं। मतलब फर्स्ट स्टेप में इट इज एक्चुअली O3 ओजोन, और सेकंड स्टेप में हम लोग बेटा जिंक को वाटर ऐड करते हैं। तो करना क्या होता है बच्चा, आप लोग इस मॉलिक्यूल को पूरे तरीके से ब्रेक करेंगे। जैसे O3 पहले क्या करेगा, सीधा लर्न कर लो, है ना। वैसे तो हम लोग जब इसको स्टेप वाइज पढ़ते हैं तो पहले ओजोनाइड बनता है, फिर जाकर वो टूटता है। बट अभी राइट नाउ आप क्या करोगे, सीधा इसको लर्न करने के लिए तोड़ो, और दो प्रोडक्ट, एक बार लेफ्ट साइड से, याद रखना जब तोड़ोगे तो एक इसको ऑक्सीजन देना है, एक इसको ऑक्सीजन देना है। तो जैसे ही इसको तोड़ोगे RCHO, और दूसरा प्रोडक्ट उधर से RCHO, तो ये बन जाता है भैया, इसको सिंप्लीफाइड ओजोनोलिसिस कहते हैं, ठीक है। अब उधर क्या करो, देखो क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है, सर ये बना दो। अब ये तो एक सिंगल स्टेप है, पहले स्टेप में डालो O3, सेकंड स्टेप में डालो जिंक और वाटर। क्या होगा सर, ये टूटेगा, एक ऑक्सीजन इसको, एक ऑक्सीजन इसको, CH3CHO, CH3CHO, ये रहे, तो दो मोल्स मिल जाएंगे सर इसके। बेसिकली दिस वाज ओजोनोलिसिस। हाँ, सेकंड, सेकंड सेकंड कह रहा है सर प्रोपीन टू प्रोपेन टू ऑल, प्रोपीन, प्रोपीन से चाहिए, प्रोपीन से चाहिए प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल। तो अब एक काम करते हैं, पीछे एक जगह ना हमने ये काम कर रखा है, तो सेम अटैक करो, पानी डालो एसिड की प्रेजेंस में, मार्कोनिकॉफ रूल लगा दो पकड़ के। पानी का नेगेटिव पार्ट कौन, पानी का नेगेटिव पार्ट OH, OH जाएगा, चुपचाप यहां लग जाएगा आकर, खत्म बात।
ठीक है, तो OH जाएगा यहाँ पे आके लग जाएगा, नेगेटिव पार्ट विल गोज टू दैट कार्बन व्हिच कैरी लेस हाइड्रोजन, तो सिंपल काम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव द नेम एंड स्ट्रक्चर। अरे देखो सीधा क्वेश्चन ओजोनोलिसिस का है, तो गिव द नेम्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटवनीन इज ट्रीटेड विद द ओजोन फॉलोड बाय द रिडक्शन विद जिंक इन वाटर। मतलब भैया ये कह रहा है कि आप इस कंपाउंड का ओजोनोलिसिस कर दो, बस इतना काम है भैया। देखें जरा, आओ, तो 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटवनीन, क्वेश्चन 24, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटवनीन, 2,3 डाइमिथाइल 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटवनीन था, टू था, ब्यूटवनीन है भाई, एक मिनट को, सॉरी, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटवनीन, ऐसा बनेगा बच्चों ये। तो इसका अगर आपको जोनोलिसिस करना है तो ध्यान दो, O3 जिंक और H2O, ध्यान देना। क्या करेंगे सर, डबल बॉन्ड तोड़ना है, एक ऑक्सीजन इसको, एक ऑक्सीजन इसको। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इस कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है। बच्चा कहता था है तो बाकी जो अबे लिखे नहीं है ना, एक बार लिख दो, H3H, इसको एक भी जरूरत नहीं है। तो जिसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है बेटा, वो कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यू विल गेट दिस, नीचे CH3, कार्बन डबल बॉन्ड O एंड CH3। ठीक है, और जिसके पास H है वो एल्डिहाइड बनेगा, तो एक कार्बन का एल्डिहाइड जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा बेटा। दिस इज द ओजोनोलिसिस ऑफ 24th क्वेश्चन। फाइन फाइन फाइन, चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट है 25th, एक एल्कीन है जिसका ओजोनोलिसिस गिव्स अ मिक्सचर ऑफ इथेन एंड इथेनॉल एंड पेंटेन 3 बहुत बढ़िया, मेरे साथ आओ। मैंने क्लास में इस चीज पे बहुत एम्फेसाइज किया होता है हमेशा कि भैया ओजोनोलिसिस का जो क्वेश्चन होता है वो रिवर्स मैनर में भी आ सकता है। मतलब अगर आपके पास एक जैसे एल्कीन है, उसका आपने ओजोनोलिसिस किया तो उसने हमें दो चीजें प्रोवाइड कर दी, फाइन। और अगर मैं आप लोगों को पूछूं कि सर मैं उल्टा क्वेश्चन दे दूं आपको कि दो लोग प्रोवाइड कर दूं और मैं आपसे पूछूं ये वाला एल्कीन क्या होगा, तो मैं बच्चों को कहता हूं इसको 3 फेज में इस क्वेश्चन को फटाफट अटेंड करना। कैसे, ध्यान दो बच्चा। मैं हमेशा स्टूडेंट को कहता हूं कि आप क्या करो बेटा, आप लोग ना, एक मिनट देना मेरे को, देखो आप लोग क्या करो, बच्चों को कहता हूं, जैसे क्वेश्चन नंबर 25 है, क्वेश्चन क्या कह रहा है एक बार जरा फोकस वे में सोचो। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई ए कंपाउंड था, इसका ओजोनोलिसिस करते हैं, ठीक है। ओजोनोलिसिस कैसे करते हैं बच्चों, अरे यार, ओजोनोलिसिस कैसे करते हैं हम लोग, ओजोनोलिसिस करने के लिए कह रहे कंपाउंड है, ओजोनोलिसिस इथेनॉल और पेंटेनॉन बनता है। इधर आओ मेरे साथ जरा तुम लोग ना, देखो अच्छे से समझो इसको। क्वेश्चन नंबर 25, ध्यान दो बच्चा, कोई एक कंपाउंड था, ठीक है, इसका आप लोग ओजोनोलिसिस करते हो, ठीक है। तो दो लोग मिल रहे हैं, कौन मिल रहे हैं बेटा, इथेनॉल और पेंटेन 3 ऑन। देखो इथेनॉल और पेंटेन 3 ऑन, इथेनॉल होता है बेटा CH3CHO, और पेंटेन 3 ऑन बेटा ये कंपाउंड होता है, पेंटेन के 3 ऑन, फाइन। तो मैं बच्चों को हमेशा पहले क्या कहता हूँ बेटा, पहले तो आप इनके स्ट्रक्चर्स नॉर्मली एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दीजिए बेटा। अगर आपको फाइंड आउट करना है ना ए कौन है, तो आप पहले स्ट्रक्चर एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दीजिए, लाइक CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 एंड CH3, ये लिख दिए। फिर सेकंड स्टेप में मैं बच्चों को कहता हूँ कि इनके जो C डबल बॉन्ड है इनको एक दूसरे की तरफ प्रोजेक्ट करो, लाइक CH3 C डबल बॉन्ड O, ये एक हो गया, दूसरा इसकी तरफ फिर से प्रोजेक्ट करो, दिस इज C डबल बॉन्ड O, लेफ्ट वाले CH2 CH3 अपनी जगह पर बेटा, राइट वाले भी अपनी जगह पर। ये दूसरा स्टेप होता है हमेशा। तीसरा स्टेप बच्चों को हमेशा ये सिखाया जाता है बेटा कि स्टूडेंट क्या करे, स्टूडेंट ये डबल बॉन्ड को गायब करे, इसको बाहर निकाल दो और इनको आपस में जोड़ दो, तो यू विल गेट बेटा CH3 CH डबल बॉन्ड विद दिस कार्बन, इस पे CH2 CH3, राइट में फिर CH2 CH3। तो ये है बेटा वो A, ये है वो A जिसको हम निकालने निकले थे। तो मेरी बात अब ध्यान से सुनना, सर ने क्या कहा है, कोई भी क्वेश्चन आए, कोई भी क्वेश्चन आए कि उसका ओजोनोलिसिस करके ये दो लोग मिल रहे हैं, तो आपने क्या करना है, पहले उनके स्ट्रक्चर बनाने हैं, C डबल बॉन्ड O, एक ये जो डबल बॉन्ड O और ये जो डबल बॉन्ड O था, इसको एक दूसरे की तरफ ले आए हम लोग, फिर O2 बीच में से गायब और आपस में जोड़ दिया, दिस इज द A कंपाउंड,
ठीक है, टीचर्स का नाम पूछे, स्ट्रक्चर पूछे, नाम तो लिख दोगे, स्ट्रक्चर बनाना मेन काम होता है। फाइन कॉल, लेट्स गो अहेड। अब इसके बाद हमें कहा जा रहा है बेटा कि हमारे पास क्वेश्चन है 26, ड्रॉ सिस एंड ट्रांस ऑफ हेक्स-2ईन एंड व्हिच आइसोमर विल हैव द हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड व्हाई। लेट्स गो, आ जाओ डिस्कस करें। ध्यान देना बच्चों, इसको अपनी नॉर्मल जगह पे लेके आए हम लोग। आओ जरा बेटा, क्वेश्चन कह रहा है ड्रॉ सिस एंड ट्रांस ऑफ हेक्स-2ईन। ध्यान दो, ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूं तो एनसीईआरटी का ये हेक्स-2ईन का सिस और ट्रांस। बेटा सबसे पहले 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 2 पे इन बचा लोग, तो 2 पे इन। ठीक है, हाइड्रोजन पूरे कर लेते हैं अभी, मेरे साथ आओ। पहले डबल बॉन्ड उठाओ, डबल बॉन्ड उठाओ। इस वाले कार्बन पर एक हाइड्रोजन रहा होगा और पीछे 3 कार्बन की चेन है। 3 कार्बन की चेन को अगर कंप्रेस कर लोगे तो C3H7 बनेगा। राइट साइड पे फिर इसके पास एक हाइड्रोजन है बेटा और एक ये वाला कार्बन है, तो उसको CH3 कर लो। ठीक है, अब हमने क्या सीखा था, ये दोनों बल्कि ग्रुप एक दूसरे के साथ साउंड कर रहे हैं, तो क्या क्या साउंड करेगा, SS आइसोमर। और अगर आप एक को फिक्स रखेंगे अपनी जगह पर, दूसरे को रोटेट करके नीचे ले आएंगे, तो ये कौन कहलाएगा बेटा, ट्रांस आइसोमर। और इसको कौन कहते हैं, सिस आइसोमर। अब मेरे साथ आओ, जरा कुछ बातें बताऊं। ऑलवेज याद रखना है, जब इसकी डाइपोल मोमेंट चेक करने जाते हैं बच्चा हम लोग, जब डाइपोल मोमेंट चेक करने जाते हैं तो इसके लिए एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, ये जो सिस आइसोमर होता है ना, डाइपोल मोमेंट हमेशा इसकी तरफ होती है, sp2 कार्बन की तरफ, ये डाइपोल मोमेंट होती है टुवर्ड्स दी डबल बॉन्ड। अब ये वेक्टर सम ऐड हो जाता है, ठीक है, तो ये बढ़ जाती है वैल्यू सिस की डाइपोल मोमेंट बढ़ जाती है। दूसरी तरफ ट्रांस ऑपोजिट होता है, तो इसका वेक्टर सम थोड़ा बहुत एक दूसरे को कैंसिल आउट करने में लगा होता है। सो द पॉइंट इज, सिस आइसोमर का जो डाइपोल मोमेंट है वो ज्यादा है। और बेटा याद रखना है, दो मॉलिक्यूल्स का जब डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है आपस में, जैसे एक मॉलिक्यूल सिस है, दूसरा भी मान लो 1 मिनट के लिए सिस है, तो ये दो सिस आइसोमर एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे जब ये लोग, है ना, तो क्या करेंगे बेटा, ये लोग बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, क्योंकि डाइपोल मोमेंट है ना, तो सिस और सिस जब एक दूसरे के कांटेक्ट में होंगे, इसकी भी डाइपोल मोमेंट, इसकी भी डाइपोल मोमेंट, तो आपस में इंटरेक्शन भी होगा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा। सो याद क्या रखना है बेटा, आपको याद रखना है कि हेयर सिस आइसोमर हैव हाई dipole moment, therefore they'll have high boiling point। बस इतना लर्न करो, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा, गिव ए केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इथीन एंड इथेन। लेट्स गो, इथीन एंड इथेन। बच्चा इथीन इथेन, मैं एक चीज बताता हूं, तुम सबको याद आएगा ये बात, ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 27, ध्यान देना बच्चों। मान लीजिए एक टेस्ट ट्यूब है, एक और टेस्ट ट्यूब है, और ये दोनों बिल्कुल पानी जैसी दिख रही है, मतलब इनमें दो स्ट्रक्चर हैं, एक में हो सकता है इथेन हो, एक में हो सकता है इथेन हो, तो हमें नहीं पता किसमें इथेन है किसमें इथीन है। तो आप लोग मेरी एक छोटी सी बात बस जानना, देखो जिस कंपाउंड में इथेन होगा या जिस कंपाउंड में इथीन होगा, इनको आपस में सेपरेट आउट कैसे करेंगे, कैसे पता चलेगा हमें, तो मेरी एक छोटी सी बात जानो, इससे स्ट्रक्चर क्लियर हो जाएगा। देखो बेटा, लैब में जाना है, लैब में उठाना है ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन वाटर का अपना कलर ऑरेंजिश रेड, ठीक है, तो कैसे लर्न करोगे इस चीज को, बड़ा सिंपल कॉल है। अगर मान लीजिए आप लोगों के पास, मान लीजिए आप लोगों के पास ये टेस्ट ट्यूब है, ये टेस्ट ट्यूब, इस टेस्ट ट्यूब में मैंने ब्रोमीन वाटर के 2 ड्रॉप डाले, ठीक है, ब्रोमीन वाटर खुद कौन सा कलर है, ऑरेंजिश रेड कलर, ठीक है। अब वो ऑरेंजिश रेड कलर का मॉलिक्यूल गया 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 अंदर गया, मतलब लिक्विड में ऐड हुआ, मैंने टेस्ट ट्यूब को शेक किया और पूरी टेस्ट ट्यूब ऑरेंजिश रेड हो गई। अगर ऐसा हुआ तो जो अंदर मॉलिक्यूल था वो एल्केन्स कहलाते हैं बच्चा, ठीक है। एंड दूसरी तरफ अगर आपने क्या किया, वही ब्रोमीन वाटर लिया आपने आपने 2 ड्रॉप किसी और टेस्ट ट्यूब में डाली, और उस टेस्ट ट्यूब में जैसे जैसे ऑरेंज कलर जा रहा था, ऑरेंज दिख रहा था, जैसे लिक्विड में ऐड हुआ, हमने शेक किया और वो ऑरेंज कलर मान लीजिए गायब हो गया, कंज्यूम हो गया, वो ब्रोमीन का ऑरेंजिश रेड कलर कंज्यूम हो गया। आई एम यूजिंग दिस वर्ड, अगर कंज्यूम हो गया बच्चा तो क्या करेंगे, कंज्यूम हो गया तो सर क्या, कंज्यूम हो गया तो गायब हो गया ना वो कलर, तो आप कैसे चलेंगे इस कॉन्सेप्ट में आगे, ध्यान दो बच्चा, इसको हटाओ एक सेकंड के लिए। देखो तुम एक चीज बताता हूं,
तुम क्या करो, पहले दो टेस्ट ट्यूब्स लो, ठीक है, और इन दोनों टेस्ट ट्यूब में मान लीजिए ये ए टेस्ट ट्यूब है और मान लीजिए ये बी टेस्ट ट्यूब है। तो स्टूडेंट क्या करेगा, स्टूडेंट पहले दोनों टेस्ट ट्यूब में एक नॉर्मल वाटर लाइक सब्सटेंस दोनों में पड़ा हुआ है, मतलब देखने में पानी लग रहा है लग से, तो आप क्या करोगे, अगर इनको सेपरेट आउट करना है, मेरी बात मानो, पहले तुम इसमें भी ऑरेंज कलर के हमने चीजें डिप करी, इसमें भी कुछ ऑरेंज कलर की चीजें डिप करी, ऑल्दो मैंने लिया रेड है, कोई नहीं, तुम दिमाग में याद रखना ये जो ऑरेंज कलर सर ऐड कर रहे हैं कौन है, ब्रोमीन लिक्विड है, ऑरेंज रेड कलर का। अब मैंने आपको क्या बताया, ये ऑरेंज कलर अंदर जाएगा, डिसॉल्व होगा, और अगर किसी टेस्ट ट्यूब में पूरी पूरी टेस्ट ट्यूब ऑरेंज हो गई, पूरी टेस्ट ट्यूब ऑरेंज हो गई, तो याद रखना बच्चों वो लोग एल्केन होते हैं। और अगर वो कलर डिसअपियर हो गया, मतलब फिर से कलरलेस आ गया, ऑरेंज कलर अंदर गया और कंज्यूम हो गया, तो बच्चा लोग याद रखना वो एल्कीन होता है। इसको ब्रोमीन वाटर टेस्ट की तरह लेते हैं। अब इस क्वेश्चन का आंसर कैसे करोगे बेटा, अगर आपके पास इथीन है, इन केस यू गाइस हैव इथीन, तो इथीन में स्टूडेंट ने याद रखना है इथीन क्या करेगा, इथीन क्या करेगा, इथीन क्या करेगा, इथीन सबसे पहले जाएगा ब्रोमीन वाटर के साथ उस ऑरेंज कलर को कंज्यूम कर देगा। और अगर बेटा मैं एल्केन लेता हूं, अगर मैं एल्केन मॉलिक्यूल उठाता हूं, तो एल्केन मॉलिक्यूल उस ऑरेंजिश कलर के साथ एड ऑन होके पूरे सॉल्यूशन को ऑरेंज कर देगा। बस इतना लर्न करना, यही समझा देना टीचर को। इसको ब्रोमीन वाटर टेस्ट के नाम से हम लोग जानते हैं बच्चा, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ विल यू कन्वर्ट 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन। बच्चा ये लोग भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन, आंसर नंबर 28। 1 ब्रोमोप्रोपेन से बनाना है 2 ब्रोमोप्रोपेन। कैसे करेंगे भाई, सबसे पहले तो ये दिमाग चलाओ, 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन, सुनना जरा, मैं थॉट प्रोसेस के बारे में बात कर रहा हूं। पहले भूल जाओ 1 से 2 ब्रोमोप्रोपेन बनाना जो भी करना है, पहले ये दिमाग लगाओ कि एक जो ब्रोमीन लगा हुआ है पहले तो उसको हटाएंगे, तभी तो पोजीशन चेंज होगी। तो सबसे पहला काम तो ये वाला ब्रोमीन जो है मेरे को यहां से इस पोजीशन से हटाना है। और ब्रोमो हटाने के लिए दो काम, मतलब बेसिकली तो एक ही काम याद रखना दिमाग में, दैट इज द बीटा एलिमिनेशन। तो तुम्हें बीटा एलिमिनेशन करना है बेसिकली। कैसे करोगे बीटा एलिमिनेशन, सुनो जरा, सुनो बेटा। स्टूडेंट क्या करेगा, उसके पास है CH3CH2Br, ठीक है, आप इसके अंदर एड ऑन करेंगे एल्कोहलिक KOH। बीटा एलिमिनेशन में क्या सीखा था, अल्फा से जाता है, अल्फा से जाता है, अल्फा से जाता है फंक्शनल ग्रुप, बीटा से जाता है हाइड्रोजन। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, दोनों का एक एक बॉन्ड गया, अल्फा से ब्रोमो गया, नॉर्मल CH2 रह गया, वो बीटा से हाइड्रोजन गया, वो भी नॉर्मल CH2 रह गया। अब इसमें क्या करो, गलती, प्रोपेन लेना था भैया, सॉरी, प्रोपेन लेना था, तो क्या है पीछे एक कार्बन और हो जाएगा, इसको CH2 कर देंगे, ठीक है। तो क्या होगा, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या होगा जरा देखो, CH3CH डबल बॉन्ड विद CH2। कैसे कैसे कैसे, सर अल्फा से Br गया, बीटा से H गया, इनके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब सोचो ब्रोमीन कहां चाहिए, ब्रोमीन चाहिए 2 पे, अबे तो इसका HBr कर दो ना, HBr, मार्कोनिकॉफ रूल, नेगेटिव पार्ट विल गोस टू दैट कार्बन विच कैरी लेस हाइड्रोजन एटम्स, तो खत्म। दिमाग चलाया करो कि अगर हमें हेलोजन की पोजीशन पहले हटानी है तो मेरे को बीटा एलिमिनेशन करना है, और फिर अगर ब्रोमीन लगाना है तो ब्रोमीन लगाने के लिए मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ दो ही तो वे हैं। तो जहां चाहिए, जैसे यहां चाहिए तो एंटी मार्कोनिकॉफ लगा दिया, नेगेटिव वाले के पास जाएगा, कम वाले के पास जाएगा, ठीक है। दिस वाज द पार्ट 2। यहां तक हम पार्ट 2 में कवर करेंगे हाइड्रोकार्बन के क्वेश्चंस। पहले इतने फटाफट रिवाइज करो, क्या करो, वीडियो पॉज करो, क्वेश्चंस देखो, खुद सॉल्व करो, दोबारा वीडियो प्ले करो, देखो सर ने कहां चेंज किया, आप कहां गलत हो उसको ठीक करो अपने आप, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, बाय बच्चा लोग।